हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिमर यानी हाथ और पैरों का कांपना। इस तरह की जो कंडीशन होती है वो क्यों होती है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं और हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करने वाले हैं। बोलें तो इसके इलाज में कौन कौन सी मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसा यूनिक कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ यूनिक और नया। तो सबसे पहले ट्रिमर के बारे में बेसिक डिटेल देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, इन मेडिकल टर्म इट इज कॉल्ड ए ट्रिमर एंड ट्रेम्बलिंग। कहने का मतलब ये है, मेडिकल की भाषा में से ट्रिमर या ट्रेम्बलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, दिस इज इनवॉलेंट्री डिजीज इन विच लॉस द कंट्रोल। यह इनवॉलेंट्री अर्थात अपने आप होती है जिसमें हाथ और पैरों का जो संतुलन होता है वो गाइज बिगड़ जाता है। अब मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जो इनवॉलेंट्री डिजीज होती हैं, यानी बोले तो ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जिन पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, यानी ये अपने आप होती हैं बॉडी के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर अपने आप हो सकती हैं। तो इनको ही हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री डिजीज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच वॉलेंट्री मसल वर्क लाइक एज इनवॉलेंट्री। कहने का मतलब ये हुआ, यह न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है जिसमें हमारी जो वॉलेंट्री मांसपेशियाँ होती हैं वो इनवॉलेंट्री मांसपेशियों की भांति कार्य करती हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं गाइड, यानी सिम्टम्स। इसके क्या क्या लक्षण आपको बॉडी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट है सिकीनेस, यानी कपकपी होना, ये एक सिम्टम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्या है, सिकनेस फिंगर, उंगलियों का कांपना, ये भी ट्रिमर का एक सिम्टम देखने को मिल सकता है आपके अंदर। नेक्स्ट है सिकनेस लेग, यानी पैरों का कांपना, तो ये भी एक सिम्टम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है सिकनेस वॉइस, बोलते समय कांपना, ये भी एक लक्षण हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, डिफिकल्टी इन ड्राइंग, लिखते समय कांपना, ये भी ट्रिमर का लक्षण हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, अनेबल होल्डिंग, यानी वस्तु को पकड़ने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, हाथ पैर कांप रहे हैं, तब ये भी एक समस्या हो सकती है, यानी सिम्टम्स हो सकता है। अब हम बात करने वाले हैं इसके कॉजेज के बारे में। बोले तो जो ट्रिमर होती है इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर होने के। तो फर्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी आनुवांशिक बीमारी, ये एक समस्या हो सकती है। इसकी वजह से आपको ट्रिमर की समस्या देखने को मिल सकती है। यदि आपके पिता को ये बीमारी थी तो आपको भी हो सकती है, तो ये आनुवांशिक हो सकती है, यानी जेनेटिक हो सकती है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी ये इसकी वजह से भी हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकती है। नेक्स्ट यह है पार्किंसन, यानी पार्किंसन के कारण भी हो सकती है। अगर आपको पार्किंसन की डिजीज है, बीमारी है, तब उसकी वजह से भी आपको जो ट्रिमर की प्रॉब्लम है देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्या है, ब्रेन इंजरी, दिमाग में चोट लग गई है या दिमाग में किसी प्रकार से कोई चोट है, कुछ समस्या है, तब आपको ये जो कंडीशन है, डिजीज है, देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्या है, लीवर किडनी फेलियर, यानी अगर आपकी लीवर में कोई समस्या है, किडनी फेलियर है, तब आपको ये हो सकती है समस्या। नेक्स्ट क्या है, मेडिकल साइड इफेक्ट, यानी सॉरी गाइज, मेडिसिन साइड इफेक्ट, दवाई का कोई साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पर पड़ रहा है तो उसकी वजह से भी आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्या है, ऑथेंटिक मेडिसिन साइड इफेक्ट, यानी अस्थमा का दुष्प्रभाव, अगर आपको मतलब अस्थमा दवाई का दुष्प्रभाव अगर आपकी बॉडी पर पड़ रहा है, आप ऐसी दवाई ले रहे हैं अस्थमा की जिससे आपकी बॉडी पर उसका साइड इफेक्ट पड़ रहा है, तब उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपको ये ट्रिमर की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्या है, विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, ओल्ड एज, अधिक उम्र होने पर भी ये समस्या देखने को मिल सकती है गाइज। नेक्स्ट है एंजाइटी, यानी चिंता की वजह से भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। अब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, बोलें तो इसके इलाज के बारे में। तो हम पहले थेरेपी देखने वाले हैं। तो फर्स्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीच थेरेपी, यानी स्पीच थेरेपी ले सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल थेरेपी, यानी फिजिकल थेरेपी आप यूज करवा सकते हैं, यानी इसके द्वारा आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मेडिसिन ट्रीटमेंट के बारे में, यानी आपको ट्रिमर की कंडीशन में कौन कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं। तो पहली जो मेडिसिन होने वाली गाइज वो है विटामिन डी कैप्सूल। ये हमारा विटामिन डी कैप्सूल होता है जो मार्केट के अंदर आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। अब हम इसके बारे में बेसिक डिटेल देखते हैं। तो इसकी जो हम बेसिक डिटेल है वो है, इफ़ डिजीज डेवलप्ड ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी देन यूज दिस कैप्सूल, यदि बीमारी विटामिन डी की कमी से हुई है तब यह कैप्सूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप कभी भी इसका यूज कर रहे हैं, डॉक्टर की परामर्श पर आप यूज कर सकते हैं।
कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर की परामर्श जरूर लें गाइज, अन्यथा आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करने वाले हैं। बोलें तो हमें इसकी कितनी दवाई की मात्रा लेनी चाहिए। तो पेशेंट शुड बी टेक 1 कैप्सूल पर वीक सेम टाइम आफ्टर टेकिंग फूड। मरीज को एक कैप्सूल 7 दिन में एक बार खाना खाने के बाद एक ही समय पर लेना चाहिए। बोले तो अगर आज आपने 10 बजे टैबलेट ली यानी कैप्सूल ली, तो नेक्स्ट वीक भी आप उसी दिन 10 बजे कैप्सूल लेंगे। अगली जो हमारी मेडिसिन होने वाली है गाइज वो है प्राइमिडॉन टैबलेट। ये हमारी प्राइमिडॉन टैबलेट होती है जो मार्केट के अंदर आसानी से अवेलेबल हो जाती है। दिस टैबलेट रिड्यूस द हाइपर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। यह दवाई यदि मस्तिष्क से अधिक इलेक्ट्रिकल गतिविधि होती हैं उसको कम करती हैं। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं, इसकी क्या डोज लेनी चाहिए। तो इट्स स्टैंडर्ड डोज इज 100 से 200 mg BD। कहने का मतलब ये हुआ इस दवाई को मरीज को 100 से 200 mg दिन में 2 बार दे सकते हैं, और बाकी मरीज की हालत पर निर्भर करता है, यानी उसकी क्या कंडीशन है, उसकी हालत कैसी है, ज़्यादा गंभीर तो नहीं है, तो उस पर निर्भर करता है गाइज उसकी डोज को घटाना और बढ़ाना। अब हम बात करने वाले हैं अगली मेडिसिन के बारे में। अगली मेडिसिन कौन सी है? अल्प्राजोलम मेडिसिन। अल्प्राजोलम मेडिसिन हमारे अल्प्राजोलम मेडिसिन होती है जो मार्केट के अंदर आसानी से अवेलेबल हो जाती है। अब हम बात करने वाले हैं इसकी कुछ पॉइंट के बारे में। इफ़ डिजीज डेवलप्ड ड्यू टू एंजाइटी देन यूज दिस टैबलेट। यदि मरीज को तनाव है और उस कारण बीमारी हुई है तब इस टैबलेट का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दिस इज एंटी एंजाइटी मेडिसिन डेट रिड्यूस द एंजाइटी। ये जो मेडिसिन होती है एंटी एंजाइटी मेडिसिन होती है जो तनाव को कम करती है। अब हम बात करने वाले हैं इसकी डोज के बारे में, यानी इसकी हमें कितनी डोज लेनी चाहिए। तो फर्स्ट है इसकी डोज हमें कितनी लेनी चाहिए। स्टैंडर्ड डोज इज 0.25 से 1 mg TDS, यानी 0.25 1 से 2 mg दिन में 3 बार आप इसे ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है आप 0.25 mg से 1 mg तक दिन में 3 बार इसकी डोज ले सकते हैं। अगली जो मेडिसिन होने वाली गाइज वो है मिर्टाजेपिन टैबलेट। मिर्टाजेपिन टैबलेट हमारी ये होती है जो मार्केट के अंदर आसानी से अवेलेबल हो जाती है। और हम इसके बेसिक डिटेल देखते हैं। दिस इज आल्सो एंटी एंजाइटी मेडिसिन। यह एंटी एंजाइटी मेडिसिन होती है जो तनाव को कम करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दिस टैबलेट यूज इन सीवियर एंजाइटी कंडीशन। ये जो टैबलेट होती है जब दी जाती है मरीज को जब अधिक तनाव होता है तब इस दवाई का हम यूज कर सकते हैं। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करें तो हमें इसकी कितनी डोज देनी चाहिए। इट्स स्टैंडर्ड डोज इज 15 से 45 mg पर डे, बट डोज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द पेशेंट नीड एंड कंडीशन। इसकी सामान्य मात्रा 15 से 45 mg पर डे, परंतु जो इसकी दवाई की जो हमें मात्रा देनी चाहिए वो मरीज की हालत को देखकर ही देनी चाहिए। ये नहीं कि ऐसे ही दे रहे हैं, यानी मरीज की हालत कैसी है, उसकी कंडीशन कैसी है, तब हमें उसकी अनुसार ही डोज देनी चाहिए। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।